हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है शिकन। सविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज क्या उसे सोए हुए कई दिन हो गए थे। कभी बिस्तर में लेटते ही निढाल हो जाने वाली सविता कई दिनों से ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। पास ही लेटे पति पर उसकी नज़र गई। वह भी आंखें मूंदे लेटे थे, परंतु वह भी सोए नहीं थे, सिर्फ सोने का स्वांग कर रहे थे। कई दिनों से घर में जो माहौल था उसमें कोई सो भी कैसे सकता है। सविता ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उसे यह दिन भी दिखाएगी। पति की छोटी सी नौकरी में उसने गुजर बसर करना तो सीख लिया था, लेकिन सास के कड़वे स्वभाव का क्या करे, जो लाख कोशिशें करने के बावजूद भी बदलता ही नहीं। सविता अतीत के गलियारों में खो गई। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी वह अपने सास ससुर के मन में अपने लिए घर की संस्कारी बहू होने का स्थान नहीं बना पाई। ऐसा नहीं था कि सविता में कोई कमी थी। देखने में सुंदर, सरल, मितभाषी सविता आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों में सबकी चहेती थी। सब सविता की खूबसूरती और कार्यकुशलता की तारीफ करते थे, लेकिन सिर्फ सास ससुर को छोड़कर। शादी के शुरुआती दिनों में सविता समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सेवा पानी में कहाँ कमी रह जाती है, जो सास उसे दिल से अपना नहीं पा रही। लेकिन सविता की मम्मी समझाती, बेटा तुम उस घर में नहीं हो, सास का दिल जीतने में समय लगेगा, तुम अपनी तरफ से कोशिश करती रहो। एक ना एक दिन वह जरूर पिघल जाएंगी। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। ससुर को भी जैसा आईना सास दिखाती, वह भी वैसा ही देखते। ससुर की नज़रों में भी सविता की कोई खास अहमियत नहीं थी, या फिर यूँ कहें कि ससुराल में सास की चलती थी। ससुर तो भीगी बिल्ली की तरह हाँ में हाँ मिलाते थे। सविता की सास उसे बहू कम काम वाली बाई ज़्यादा समझती थी। वह कितनी भी सफाई से काम कर ले, लेकिन मीन में निकालना ही था। जहाँ सभी रिश्तेदार उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे, सास को खाना हमेशा बेस्वाद ही लगा। जैसे ही सविता गर्भवती हुई, सास का स्वभाव थोड़ा सा नरम हो गया। सविता ने सोचा कि शायद अब उसके धैर्य का फल मिल जाएगा, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही बेटी को जन्म दिया, सास के तेवर ही बदल गए। उसकी बेटी को गोद में उठाना तो दूर, सास को वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सविता के पति उससे कहते, कोई बात नहीं, मेरी बेटी राजकुमारी, और राजकुमारी से कोई ज़्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। लेकिन सविता जानती थी कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सविता का एक ही देवर था जिसने अपनी पसंद से शादी की थी। देवरानी नौकरी करती थी, सुबह निकलती और रात को ही घर में घुसती। घर के कामकाज से उसका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन फिर भी सास उसे कुछ नहीं कहती। सास को पता था कि अगर वह उन्हें कुछ कहेगी तो वह घर छोड़कर चले जाएंगे। सविता और उसके पति को अपने माँ बाप के दोगले व्यवहार के बारे में बुरा तो बहुत लगता, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। सविता के पति की छोटी सी नौकरी में उनका कहीं और जाकर रहना हैसियत से बाहर था। फिर कुछ दिनों बाद सविता और उसकी देवरानी दोनों प्रेग्नेंट हो गईं। सविता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और देवरानी ने बेटे को। अब तो सास की नज़रों में सविता की कोई कदर ही नहीं रही। देवरानी तो पहले ही सिर माथे पर थी, अब उसकी हैसियत और भी बढ़ गई, क्योंकि वह बेटे की माँ थी और कमाने वाली बहू थी। सविता की देवरानी नौकरी करती, सास उसके बेटे को संभालती। घर के कामों के चक्कर में सविता की दोनों बेटियों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। सविता दिन भर घर के काम और बेटियों की देखभाल में उलझी रहती। उसकी सेहत गिरने लगी, लेकिन किसी का भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। सविता के पति अपनी पत्नी और बच्चियों की ऐसी हालत को देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते। एक दिन सविता के पति ने कहा, हम कहीं किराए के मकान में चले जाते हैं, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, मुझसे अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। लेकिन अगले ही दिन पता चला कि देवर और देवरानी ने शहर में अपना महंगा फ्लैट ले लिया है। सास ससुर भी पोते की देखभाल के लिए उनके साथ जाएंगे। सविता और उसका पति मन ही मन काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब सविता को अपनी और अपनी बच्चियों की देखभाल के लिए समय मिल जाएगा और उन्हें किराए के मकान में भी नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सविता का पति जानता था कि माँ बाप का मोह तो उनके छोटे बेटे और पोते में ही है, इसलिए उन्होंने अपने माँ बाप को छोटे भाई के साथ जाने से नहीं रोका। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। 10 बरस बीत गए, छोटे भाई का बेटा 10 साल का हो गया। फिर एक दिन खबर आई कि देवर अपने परिवार सहित विदेश सेटल हो रहा है। सुनकर सविता के सास ससुर को धक्का लगा, परंतु वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके सुनने वाला कोई नहीं था। विदेश जाने से पहले देवर ने अपना फ्लैट भी बेच दिया।
सास ससुर फिर से सविता के पास आ गए। सविता को लगा कि इतने दिन दूर रहने के बाद सास को कुछ तो अकल आई होगी, लेकिन यह उसका वहम था। दोनों अब भी सविता से कटे कटे ही रहते। उसकी बेटियों के प्रति उन्हें कोई लगाव नहीं था। धीरे धीरे सास ने अपने पहले वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सविता अपनी तरफ से सास ससुर के खान पान से लेकर हर बात का पूरा ध्यान रखती। तबीयत ढीली होती तो भी एक पैर पर खड़ी होकर सास ससुर की सेवा करती, लेकिन फिर भी सास उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती। फिर से रोज के झगड़े होने लगे। सविता यह सोचकर चुप रहती कि पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे। सब तो सविता में ही खोट निकालेंगे, क्योंकि सास 10 साल तक देवरानी के पास आराम से रहीं। लोग कहेंगे कि अब देवरानी विदेश चली गई तो सविता को सास ससुर बोझ लग रहे हैं, इसलिए वह उनकी सेवा नहीं करना चाहती। वरना देवरानी के पास भी तो इतने दिनों तक वह आराम से रहे हैं। कोई परिस्थितियों को नहीं समझेगा। सविता की बड़ी होती बेटियां कई बार अपनी मम्मी से नाराज होकर कहती, मम्मी, जब दादा दादी को आपका किया काम पसंद ही नहीं आता तो आप क्यों करती हैं? चाचा चाची के यहाँ भी तो वह अपना काम खुद ही करते थे। दादी खाना बनाती थीं, रिहान के पीछे सारा दिन दौड़ लगाती थीं, और यहाँ आते ही दादी के पैरों में दर्द शुरू हो गया। जब या वहाँ अपना काम कर सकते थे तो यहाँ पर क्यों नहीं? आप बेवजह दादी से अपने आप को अपमानित कराती रहती हो। पता नहीं आप समाज से इतना डरती क्यों हैं? सविता अपनी बेटियों को समझाकर चुप करा देती। उम्र तो सविता की भी बढ़ने लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण थी टेंशन। टेंशन की वजह से सविता बीमार रहने लगी, लेकिन सास समझने को तैयार ही नहीं थी। एक रात सविता को बुखार था। पति भी फैक्ट्री लंच लिए बगैर ही चले गए। बच्चों ने भी आराम करने की सलाह दी और स्वयं ही मैगी बनाकर खा ली। सविता को पता था कि सास को गर्म रोटी खाना पसंद है, परंतु उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने किसी तरह से उठकर सास के लिए रोटियां सेककर कैसरोल में रख दी और स्वयं चाय ब्रेड खाकर दवाई लेकर बेसुध होकर लेट गई। शाम को घर में शोर की आवाज़ से उसकी आँख खुली तो देखा सास चिल्ला रही थी। पति भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। वह घबरा गई, किसी तरह से कमरे से बाहर आई। बेटियां भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। उन्हें बीच में बोलने से सविता ने मना किया हुआ था। सास ससुर जी को रोटी दिखाते हुए कह रही थी, बहू हमें ठंडी और बासी आटे की रोटियां खिलाती है। इसकी बेटियां भी अपनी माँ पर गई हैं, हमारी उन्हें कोई परवाह नहीं। तभी सविता का पति भी कमरे से बाहर आ गया। सविता की सास रोने का ड्रामा करते हुए अपने बेटे के पास जाकर बोली, बेटा, तेरी पत्नी और बेटियों को हमारी कोई परवाह नहीं। कितनी बार बाहर से न जाने क्या क्या मंगाकर खाती हैं, और हमें देना तो दूर पूछती तक नहीं। तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटियों को भी ऐसी ही शिक्षा दी है। देखना अगले घर जाकर या भी ऐसे ही तेवर दिखाएंगी। भोगना तो तुझे ही पड़ेगा, जब रोज रोज बेटियों के ससुराल से तुझे उलाहने सुनने को मिलेंगे। सविता की सास का गुस्सा जोरों पर था। वह कड़कड़ाती हुई सविता के पास आई और बोली, या देखो, इसे बेटियों की माँ होकर कितना घमंड है। इसके माँ बाप ने इसे यही शिक्षा दी है कि सास ससुर की कभी सेवा मत करना। इसे हमारा बुढ़ापा बोझ लगने लगा है। हमारी ही मति मारी गई थी जो बेइज्जती कराने के लिए यहाँ चले आए। इससे तो अच्छा होता किसी वृद्धाश्रम में चले जाते। बुढ़ापा तो तुम्हारा भी आएगा और तुम्हें तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं है। तुम्हारी इसी करनी के कारण तो भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। सविता, उसका पति और बेटियाँ चुपचाप दादी की बातें सुनते रहे, क्योंकि सविता ने अपनी बेटियों को संस्कार दिए थे कि कभी भी बड़ों का अपमान मत करना। सविता का पति भी बहुत ही नरम स्वभाव का था। वह अपनी माँ को कुछ भी उल्टा सीधा कहकर अपमानित नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि इस बुढ़ापे में उसे अपने माँ बाप के सामने गलत शब्दों का प्रयोग करना पड़े, जिससे उनका दिल दुखे। परंतु उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ सुधरने वाली नहीं है। सविता की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। पति ने आग्रह करके उसे कमरे में वापस भेज दिया। रात का समय हो गया था, घर में खाना भी नहीं बना। दोनों बेटियां भी घबराकर अपनी माँ के पास ही सो गईं। लेकिन सास ससुर के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वह दोनों एक ही रट लगाए हुए थे कि हम यह घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले जाएंगे। सब रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे कि एक भाई तो विदेश में चला गया और दूसरे ने यहाँ रहते हुए भी माँ बाप की सेवा नहीं की और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। देर रात सविता की माँ का फ़ोन आया तो वह फपक कर रो पड़ी और बोली, 15 बरस से ज़्यादा हो गए माँ, परंतु मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई। पता नहीं मेरी सेवा में क्या कमी रह जाती है।
सविता की माँ ने भी यही समझाया, बेटा बुढ़ापे में सास ससुर की सेवा तो तुझे ही करनी है। देवर तो विदेश चला गया, तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। उनकी बातों को कड़वी दवाई समझकर पी जाओ। सविता रो रो कर अपना हाल बयान कर रही थी और कह रही थी, लेकिन कब तक माँ, मैं तो सदा से ही विष का प्याला पीती आई हूँ। अपने लिए तो सुन भी लेती, लेकिन अपनी बेटियों के लिए कैसे सुनूँ। मैं भी इन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपनी बेटियों का भी देखना है। सविता की माँ ने भी अपनी बेटी को समझा बुझाकर फोन रख दिया। वह भी जानती थी कि अब उस घर में निभने वाली नहीं है, लेकिन बेटी के घर में दखल अंदाजी ना तो उन्होंने पहले कभी की थी और ना ही अब करना चाहती थी। उनका भी यही मानना था कि दामाद और बेटी अपने घर के फैसले स्वयं ले तभी सही है। अगले दिन सुबह तबीयत खराब की वजह से सविता उठ नहीं पाई। बड़ी बेटी ने आकर जगाया। वह, मम्मी, पापा आपको बाहर बुला रही हैं। सविता का मन आशंकाओं से घिर गया। सोचते सोचते बाहर आई कि आज आखिर क्या होकर रहेगा। देखा तो सास ससुर भी वहीं बैठे थे। पति ने सविता की तरह बैठने का इशारा किया। फिर वह अपने बुजुर्ग माँ बाप की तरफ देखते हुए बोला, पिताजी, मैंने बहुत सोचा, मैं आखिर इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आप दोनों नहीं, या घर छोड़कर हम जाएंगे या घर आपका है। हम तो आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहते थे, आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद आपको हमारा सहारा मंजूर नहीं, और मैंने आज तक सविता की तरफदारी में कुछ नहीं कहा। शायद इतनी नौबत नहीं आई। अगर मैं भी अपने छोटे भाई की तरह अपनी पत्नी का पक्ष लेता तो सविता को और मेरी बेटियों को बेवजह इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। माँ, सविता ने आपको कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और न ही कभी मेरी बेटियों ने आपका अपमान किया। वह बड़ी हो चुकी, कब तक सहन करेंगी। वह आपका खून, आपकी पोतियाँ हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हें लड़की समझती। मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है कि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। मेरी बेटियाँ बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगी। मैं आपका बेटा हूँ। बुढ़ापे में आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन मैं 2 बेटियों का पिता और एक पति भी हूँ। उनके प्रति भी मेरे कुछ फर्ज हैं। मैं उन्हें इस तरह से घुटुर कर जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपको मेरी बेटियों को अपनी पोती कहने में शर्म आती होगी, लेकिन मुझे अपनी बेटियाँ बेटों से अधिक प्यारी हैं। माँ, बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले सप्ताह हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। दूर रहकर भी मैं आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने परिवार सहित आपके पास आता जाता रहूँगा। 1 सप्ताह तक घर में सन्नाटा छाया रहा। सास ससुर को भी आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले से ही एहसास हो चुका था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका दूसरा बेटा भी इतना बड़ा निर्णय ले सकता है। बहुत सोच विचार करने के बाद घर छोड़ने से 1 दिन पहले ससुर जी ने कहा, बेटा, हमसे गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी माँ के कहे के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बुढ़ापे में हम अकेले कैसे रह पाएंगे। सविता की सास ने भी नरम शब्दों में कहा, हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद से मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। जैसा मिलेगा वैसा खा लेंगे, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाओ। सविता के पति ने अपने माँ बाप से कहा, माँ, बाबूजी, छोटों से गलती हो तो बड़ों का फर्ज है उन्हें समझाना। मैं यह नहीं कहता कि आप इस घर में बुत बनकर रहें। अगर हमारी गलती हो तो कान पकड़कर डांट दीजिएगा, जी चाहे तो मार भी दीजिएगा, लेकिन प्यार से रहिएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।